blame on blank pages. Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confianza Education. आज हम आपके लेके आए हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 4। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9th का। तो आज हम इसमें और जानेंगे हिटलर के बारे में, उसके व्यूज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू। इसमें पॉइंट्स चेक देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विथ हिटलर वर्ल्ड व्यू। जो नाजी की आइडियोलॉजी थी, जो उनकी विचारधारा थी, वो क्या थी? पर्यायवाची थी, सिनोनिमस था। किसका? हिटलर वर्ल्ड व्यू। हिटलर का वर्ल्ड व्यू, जो हिटलर का दृष्टिकोण था, मतलब हिटलर कैसे देखता है दुनिया को, उसका। ठीक। नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं थी, वो इक्वालिटी मानता ही नहीं था हिटलर। उसका मानना यह था कि या तो कोई बहुत ही ज्यादा अपर है या तो कोई बहुत ही ज्यादा लोअर है, कोई भी इक्वल नहीं है। या तो किसी की नस्ल बहुत ही ज्यादा ऊपरी नस्ल है, ऊंची हायर नस्ल, या तो किसी की लोअर नस्ल है। ठीक है। अब देखो ना, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। ये इन नस्लों को उसने ऊपर बताया, मतलब टॉप पे बताया। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं, मतलब एक हिसाब से ऊपरी नस्ल है, शुद्ध नस्ल बोले तो। अब देखो, ब्लॉन्ड कौन होते हैं? ब्लू आइड लोग होते हैं, ब्लू आइड या सुनहरे बाल वाले लोग होते हैं। ठीक। जीज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। अब जो देखो, जर्मन हो गए, नॉर्डिक जर्मन हो गया, ब्लॉन्ड ब्लू आइड हो गया, ये तो ऊपर पे थे, एट द टॉप ऑफ द, इनकी नस्ल जो थी वो टॉप पे थी। बट जो जीज थी, इनकी नस्ल कैसे थी? लोएस्ट, सबसे नीचे थी। बाकी के जो कलर्ड पीपल बच गए, वो उनके कलर के हिसाब से, उनके रहन सहन के हिसाब से उनको अलग अलग डाला गया था। अलग अलग डाला गया था इन द सेंस कि ये नहीं कि कहीं पे भी डाल दिया गया था, मतलब वो इनके बीच में रहेंगे, आर्यंस और जूइस के बीच में। मतलब आर्यंस से तो सारे ही कमतर थे। ठीक। सारे ही नीची कास्ट के थे, निचली नस्ल के थे। ठीक। उनके में कास्ट नहीं, नस्ल होती है। ठीक है, निचली नस्ल के थे। ठीक। तो सबसे लोएस्ट पे जूस हो गया, सबसे ऊपर पे नॉर्डिक जर्मन ब्लड ब्लू आइड हो गए। तो इनके बीच में ही बाकी सारे कलर्ड पीपल को डाला गया था। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये दोनों थिंकर्स थे, विचारक, जिन्होंने अलग अलग विचार दिए थे लिख। ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को ही उसने क्या बताया? अपने सोच, अपने इस व्यू का आधार, बेस बताया कि उसने इन्हीं के बेस पे ये चीजें बोली हैं। ठीक है, अपनी बात को स्ट्रांगली रखने के लिए। जो डार्विन थे वो क्या थे? नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि जैसे कि नेचर होता है, तो नेचर में कई सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन आगे जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, जिएगा, और कौन वहीं पे मर जाएगा या जिसकी नस्ल वहां पे खत्म होने वाली। तो जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी नेचर को लेके, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। उन्होंने ये थ्योरी कभी भी ह्यूमंस के लिए नहीं दी थी, ये उन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को लेके ही दी थी। पर हिटलर ने इसको ह्यूमंस के साथ कनेक्ट किया। और फिर हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने भी एक आइडिया ऐड किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है, फिट है, वही आगे जाके सर्वाइव करेगा। इन द सेंस कि अगर जैसे कि आप कहीं ऐसी एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे राजस्थान की साइड चले जाओ या फिर साउथ साइड चले जाओ, और आपको बोल दिया जाए कि अचानक से आपको जम्मू कश्मीर में रहना है, बिल्कुल ठंडे एरिया में, सियाचिन में, जहाँ पे बहुत बर्फ गिरती है। अब अगर आपकी बॉडी उस सिचुएशन को, उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, तब तो आप बीमार पड़ जाओगे, और अडेप्ट कर लेगी तो आप आराम से सरवाइव करोगे। तो कई बार क्या होता है, लोग अडेप्ट कर लेते हैं, कई बार अडेप्ट नहीं कर पाते। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो मर जाते हैं। तो उन्होंने यही थ्योरी दी, आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। स्पीसीज सर्वाइव्ड अडेप्ट चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट कर लेगी, जो चेंज हो रहे हैं। ठीक।
डार्विन नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन। अब देखो वही बात है कि डार्विन ने ये बात कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन को लेके नहीं कही थी। नाजी आर्ग्यूमेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस सर्वाइव वीक वंस पेरिश। अब नाजीज की यही आर्ग्यूमेंट थी कि जो स्ट्रॉन्ग रेस होगी, मतलब जो नस्ल होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट नस्ल होगी, वही जिएगी, बाकी सबको खत्म होना होगा या खत्म हो जाएंगी। आर्यन रेस फाइनेस्ट, जो आर्यन की रेस थी वो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट रेस थी, ठीक है। Other aspects of Hitler ideology, the geopolitical concept of Lebensraum और लिविंग स्पेस। देखो लेवेंसराम का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक वास या लिविंग स्पेस, रहने की जगह एक हिसाब से समझ लो, ठीक है। तो हिटलर का मानना था कि वो न्यू टेरिटरीज को अपने अंडर में लेगा, कब्जा करेगा, तभी वो अपने लोगों को वहां पे सेटल कर पाएगा, ठीक है। तो न्यू टेरिटरीज फॉर सेटलमेंट। अब वो क्यों चाहता था ऐसा? वो इसलिए चाहता था कि एक तो वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहता था, दूसरा वो अपने लोगों को और भी जगह सेटल करना चाहता था। अब जैसे कि वहाँ के हिटलर के मतलब जर्मनी के लोग हैं, वो पोलैंड में जाके रहने लगे, तो वो एक विदेशी कहलाएंगे उन्हें। अब वो असली में तो जर्मन ही रहेंगे, पर रहेंगे तो वहां पे विदेशी। पर हिटलर का ये कहना था कि अगर वो पोलैंड को भी कब्जा कर ले तो वहां पे जर्मन लोग आसानी से रह पाएंगे और वो अपने आप को अपनी मातृभूमि से अपने आप को कनेक्टेड पाएंगे, कनेक्टेड फील कर पाएंगे। दूसरा रीजन। अब फिर उसके बाद उसने बोला कि अगर न्यूलैंड वो कब्जा करेगा तो उसके साथ उसको रिसोर्सेज भी मिलेंगे जो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसने रिसोर्सेज के लिए भी बहुत एरिया को अपने अंडर में लिया, कब्जा किया, ठीक है। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड ईस्टवर्ड। हिटलर ईस्ट की तरफ अपने टेरिटरीज को एक्सटेंड करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। पोलैंड पहला ऐसा देश बना जिस पे उसने सबसे पहले कब्जा किया था, जिसके थ्रू उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, इंक्रीज करी। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट मतलब देखो जर्मन की क्या आइडियोलॉजी थी ये तो हमें पता चल गई। वो सबका सब रेस को एक समान इक्वल नहीं मानते थे, किसी रेस को ऊपर तो किसी को नीचे, किसी को मिड का मानते थे। हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी बता दी और उसने उसका बेस भी बताया कि वो किन थिंकर से प्रभावित था, ठीक है। अब उसने इस आइडियोलॉजी के साथ क्या कदम उठाए, उसने क्या ऐसा किया, क्या विचारधारा के साथ उसने किस चीज की फॉर्मेशन करी, ये सारी चीजें अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है नाजीज बिगेन टू क्रिएटिंग रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स। आप देखो रेशियल कम्युनिटी बनाने लग गए। रेशियल कम्युनिटी का मतलब है कि जैसे नाजी जो थे वो जर्मन्स को प्योर मानते थे, तो वो प्योर जर्मन्स की कम्युनिटी बनाने लग गए। उसके नीचे की जितनी भी कम्युनिटी थी जिसे वो इम्प्योर अवांछनीय मानते थे, वो उन्हें खत्म करने लगे, मारने लगे, ठीक। नाजीज वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक जर्मन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ज्यूज को या बाकी रेसेस को मार रहे थे, वो जर्मन्स को भी मार रहे थे। जर्मन्स में कौन जो फिजिकली मेंटली स्टेबल नहीं है, हेल्थी नहीं है, या फिर जो इम्प्योर हो चुका है, इम्प्योर इन द सेंस कि वो उसके जो फादर मदर थे वो प्योर जर्मन नहीं है, वो ज्यूस के साथ या किसी और के साथ, उनके पेरेंट्स में से कोई एक किसी और रेस का है और एक जर्मन रेस का है, ठीक है। तो जैसे मदर हो गई ज्यूस और फादर हो गए जर्मन, तो ऐसे ही नस्ल वाले, ऐसे ही रेस वाले जर्मन्स को भी उन्होंने मार दिया। ये उन्होंने किस प्रोग्राम के तहत चलाया था? द एथनेशिया प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने मारा था सभी को, ठीक है, जर्मन्स को जो इम्प्योर थे या फिर फिजिकली और मेंटली फिट नहीं थे, हेल्थी नहीं थे। आपको याद होगा आपने स्टार्टिंग में एक बच्चे की कहानी पढ़ी थी, हेलमुट, और हेलमुट के फादर ने सुसाइड किया था। तो हेलमुट के फादर जिन्होंने सुसाइड किया था वो भी यूथनेशिया प्रोग्राम का हिस्सा था। मरने वाले नहीं, मारने वालों में से। मतलब उन्होंने भी यूथनेशिया प्रोग्राम के तहत कई जर्मन्स को मारा था। फिर बाद में जब वो हार गए, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर
हार गया तो उन्हें ये डर था कि उन्होंने इतना नरसंहार खून खराबा किया है तो अब उनके परिवार को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। देखो अब आगे देखो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यूस ही जो थे उन्हीं को दबाया कुचला जा रहा था, ज्यूस सबसे नीचे तबके के थे ये तो था, पर वो सिर्फ उन्हीं को दबाया कुचला नहीं जा रहा था। ठीक है, अब इसमें देखो, gypsies and black living in Nazi Germany considered as a racial inferior। अब जिप्सीज जो थे ये भी एक रेस है, ठीक है, पीपल। जिप्सीज जो थे या ब्लैक थे उन्हें भी क्या रेशियल इंफीरियर कंसीडर किया जाता था, मतलब वो भी उनकी जो भी रेस है वो भी प्योर, इट मीन्स हायर पोजीशन पे नहीं है, निचले तबके की रेस है। ठीक, फिर रशियंस एंड पोल्स कंसीडर्ड शुभमैन, ठीक है, शुभमैन। अब इन्हें भी क्या बोला जाता था, ये भी निचले तबके के हैं, ठीक है, अमाननीय अवांछनीय है। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रसिया कैप्चर्ड, फिर उसके बाद जर्मनी ने क्या किया, कई हिस्सों मतलब रसिया के तो कई सारे हिस्सों पे कब्जा किया, पर पूरे पूरे पोलैंड पे पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर जब उन्होंने पोलैंड के बड़े मतलब पूरा पोलैंड पे कब्जा कर लिया और रशिया के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने वहां के लोगों से मजदूरों की तरह काम करवाया, जो पोलैंड और रशिया के सिटीजन थे उनसे मजदूरों की तरह काम कराया, बहुत ज्यादा काम कराया। तो इसी की वजह से वो लोग क्या हुए, मर गए, मतलब भूख की वजह से मर गए या कई बार हार्ड वर्क की वजह से मर जाते थे। ठीक, रशिया पोलैंड के सिटीजन। ज्यूज वॉज सफर इन नाजी जर्मनी, अब जो ज्यूज थे वो भी बहुत बुरी कंडीशंस में सफर कर रहे थे नाजीज के जर्मनी में। फिर एक स्टीरियोटाइप था, स्टीरियोटाइप से पहले ये समझ लो कि जो ज्यूज से हिटलर इतनी नफरत क्यों करता था। एक तो वो इम्प्योर थे, मतलब निचले तबके के थे, निचले रेस के थे। दूसरा, वो ऐसा मानते थे, जो क्रिश्चियन थे वो ऐसा मानते थे कि जो जूस है उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट का मर्डर किया था। ठीक है, तो इस वजह से भी वो ज्यूस से घृणा करते थे, ज्यूस को पसंद नहीं करते थे। दूसरा स्टीरियोटाइप ये था कि जो ज्यूस है वो उन्हें वो एज अ किलर मानते थे, किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूसियरस, मतलब वो सूदखोर थे, मतलब कि जैसे कि कर्ज देते थे तो कर्ज देने के बाद वो फिर बहुत ही ज्यादा आ, किसी भी तरह के चार्जेस इंटरेस्ट लगा लगा के बहुत ज्यादा पैसा वसूलते थे, तो इस वजह से भी वो ज्यूस को पसंद नहीं करते थे। ठीक, Until medieval time, Jews were barred from owning land। अब Jews को क्या था, until medieval times तक उन्हें जमीन खरीदना या ऑन करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बैन था उनके लिए। दे सर्वाइव मेनली थ्रू द ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, वो व्यापार और उधार कर्ज दे दे के उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके थ्रू अपना सर्वाइवल करते थे। लिव्ड इन गैटोस, ये नॉर्मल एरियाज या नॉर्मल सोसाइटीज में नहीं रहते थे, ये स्पेशल गैटोज में रहते थे, जहाँ ये रहते थे उन्हें गैटोस बोला जाता था। ठीक है, Jews were persecuted and expulsion Jews were persecuted and expulsion, को मारा जाता था, पनिश किया जाता था और एक्सपल्जन होता था। एक्सपल्जन मतलब समझ लो कि जूस जो थे उन्हें ईसाइयों को मतलब जीसस क्राइस्ट का किलर माना जाता था, इस वजह से ईसाई क्या करते थे, जूसों को मारते थे, बार बार उनके नरसंहार किया जाता था, उनको खत्म कर दिया जाता था। Hitler's hatred of Jews based on pseudo-scientific theories of race, total elimination। देखो, जूस पे इतना अत्याचार तो हुआ, उन्हें मारा कूटा गया, पर ईसाइयों ने उन्हें एक ऑप्शन भी दिया कि अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर ले, धर्म चेंज कर ले, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पर ज्यूज ने किया भी, बहुत सारे ज्यूज जो थे वो उन्होंने बाद में जाके ईसाई धर्म को अपना भी लिया, पर हिटलर तब भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हिटलर का जो मानना था, हिटलर जो हेट करता था ज्यूज को, वो साइंटिफिक थ्योरीज के बेसिस पे भी था, तो हिटलर उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हिटलर चाहता था ज्यूज को पूरी तरीके से खत्म करना, टोटल एलिमिनेशन चाहता था। ठीक है, फिर फ्रॉम 1933 टू 1938 तक नाजिस ने
नाजीज ने ज्यूस को बहुत आतंकित किया, डराया, टेरराइज किया, pauperized एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूस। अब उन्हें देखो, नाजीज को बहुत ज़्यादा डराया गया, धमकाया गया, उन्हें हाशिए पे ले जाया गया। हाशिए पे ले जाने का मतलब उनसे रिसोर्सेज छीन लिए गए, प्रॉपर्टी को ऑन करने का राइट छीन लिया गया, उनको पूरी तरीके से दबा दिया गया, ठीक है, इकोनॉमिकली भी। सेग्रीगेटेड द जूस, उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया पूरी तरीके से सोसाइटी से। फिर 1939 से लेकर 1945 तक ज्यूस जो थे वो दूसरे देशों में भागने लगे, तो उनको जब भागने लगे तो उनको पकड़ के मारा जाने लगा। किलिंग दैम इन अ गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, पोलैंड में गैस चैम्बर्स बना रखे थे जर्मन्स ने, और वहीं पे वो उनको मारते थे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेशियल यूटोपिया। द रेशियल यूटोपिया। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स एंड रेशियल आइडियल। अब जो नाजीज थे वो अपनी जो उनका कॉन्सेप्ट था, उनकी आइडियोलॉजी थी, रेशियल आइडियल और मर्डरर्स जो थे वो, उन्होंने इस चीज़ को और बढ़ाया, प्रमोट किया, ठीक। जीनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड ऑफ द कॉइन। अब वो एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। क्या? जीनोसाइड मतलब जनरल संहार, और वॉर, क्योंकि जो जर्मन्स थे वो दो तरह से लड़ रहे थे। दो तरह से कैसे लड़ रहे थे? एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ। दूसरा जीनोसाइड जो था वो उनके अपनी कंट्री के अंदर चल रहा था, जिसमें वो अनडेसिरेबल रेसिस को खत्म कर रहे थे, मार रहे थे, ठीक है। तो वो दो तरफ से वॉर लड़ रहे थे। वॉर क्या लड़ रहे थे? जीनोसाइड को तो उनके पास हथियार क्या थे जो वो मारते उन्हें, वो सीधा नरसंहार कर रहे थे। वो इसके वॉर की आड़ में अपने अनडेसिरेबल रेसिस को खत्म कर रहे थे। तो ये एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, पोलैंड को तहस तहस कर दिया गया जैसे ही उसको जीता गया। वहाँ के सिटीजन्स को मारा पीटा भगाया गया, जैसे हमने पहले भी देखा कि पोलैंड के लोगों को उन्होंने मजदूर बना के छोड़ा। मजदूरों बहुत ज़्यादा उनसे मजदूरी कराते थे, उन्हें खाना ना मिलना, हंगर और हार्डवर्क के कारण वो मारे भी गए कई सारे। मच ऑफ द वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी। पोलैंड का जो वेस्टर्न हिस्सा था उसका कई सारे हिस्से, जो वेस्टर्न हिस्सा था पोलैंड का, वो जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। पोल्स फोर्स टू लीव होम्स एंड प्रॉपर्टीज, पोल्स को फोर्स किया गया वो अपने होम, घर और प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएं। फिर वहां पे एथनिक जर्मन को लाया गया। एथनिक जर्मन वो जो यूरोप में रह रहे थे, जो जर्मन सिटीजन थे, उन्हें वहां से उठा के यहाँ लाया गया। जनरल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द अनडेसिरेबल ऑफ द अंपायर। सारे अनडेसिरेबल रेसिस कहाँ रहते थे? जनरल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, जनरल गवर्नमेंट में रहते थे। पॉलिस इंटेलिजेंसिया वर मर्डर, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, मतलब जो इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, पॉलिश लोग, उन सबको मार दिया गया, ठीक है। पॉलिश चिल्ड्रन, जो पॉलिश बच्चे थे जो आर्यंस की तरह दिखते थे, उन्हें उनके पेरेंट्स से छीन लिया गया और उन्हें एग्जामिन करवाया गया कि ये जर्मन्स तो नहीं है। अगर वो पास हो जाते, इफ पास्ट, तो उन्हें बच्चों को उनके पेरेंट्स से छीन के किसी जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था जहाँ पे वो पलते थे, ठीक है, पाले जाते थे, बड़े होते थे। अगर वो पास नहीं हो पाते थे, इफ नॉट पास्ड, तो उनको ऑर्फनेजेस में डाल दिया जाता था, ठीक है, और ज्यादातर तो मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। जो जनरल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक फील्ड, मतलब कि एक हिसाब से समझ लो कि एक जगह, एक फील्ड तैयार कर रखा था जहां पे वो ज्यूज को मारते थे, ठीक है, क्योंकि ये पोलैंड में था और पोलैंड में ही गैस चैम्बर्स बने हुए थे जहां पे ज्यूसों को मारा जाता था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पार्ट हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमने ये छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है ताकि आपको देखने में भी बोरियत महसूस ना हो और आप चीज़ों को एक एक दिन के हिसाब से कर सकें।
ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए।